हेलो एंड वेलकम। दिस इज डॉक्टर आकृति और आप है मेरे साथ दीक्षांत आईएएस पे। गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए सब लोग आ जाइए फटाफट से। आज लास्ट क्लास है तो हमारा एनसीईआरटी 6 to 10th का बायोलॉजी का सफर आज पूरा कंप्लीट होकर एंड हो रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को चीजें बहुत क्रिस्टल क्लियर होती चली गई होंगी, है ना। अब ऐसे ही हमारी जर्नी शुरू होगी फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ। ठीक, बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स और केमिस्ट्री अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। सो गुड इवनिंग टू ऑल, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, आज बहुत इजी सा चैप्टर है, फटाफट से उसको खत्म करते हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, पास्ट ईयर के आए हुए कुछ पीसीएस के बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आज वो क्वेश्चंस करेंगे। पहले जल्दी से चैप्टर खत्म कर लेते हैं। इस चैप्टर में कोई भी ऐसी नई बात नहीं है, है ना। वही चीजें हैं जो हम शुरू से पढ़ते आए हैं और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। तो चैप्टर का नाम है हमारा सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, है ना। बहुत ही कम बातें हैं इसमें जो नई है। ठीक है, बहुत ही कम बातें हैं जो इसमें न्यू है या ऐसा कुछ है। 5R होते हैं, है ना। अब नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, है ना, नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो क्या है? प्राकृतिक संसाधन। कौन से हैं नेचुरल रिसोर्सेज आपके? एयर, हवा, वाटर, पानी, मिट्टी, है ना। ये सब आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी प्राकृतिक संसाधन हैं जो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, बहुत ज्यादा मदद करते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके नेचुरल रिसोर्सेज में आ गए। तो जो भी रिसोर्सेज हैं हमें उनको इस्तेमाल करना कैसे चाहिए, उसके लिए 3Rs तो हम लोग शुरू से सुनते आए हैं, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, ये सुनते आए हैं। बट अब जो है, अब 3R की जगह 5R चलता है। ठीक है, 5R, पहला 5R क्या है? पहला R है रिफ्यूज। ठीक है, ऊपर से शुरू कर रही हूँ। रिफ्यूज, रिफ्यूज का क्या मतलब है कि आपको जब जो चीज जरूरत नहीं है आप रिफ्यूज कर देंगे, यानी आप उसको इस्तेमाल करने से मना कर देंगे। ठीक, जैसे कि मैं अभी अपने स्टूडियो में पढ़ा रही हूँ, बाहर की लाइट की मुझे आवश्यकता नहीं है तो मैंने उस लाइट को ऑफ कर दिया। ठीक, एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। दूसरा आर क्या है? दूसरा आर है रिड्यूस, यानी आपको आप अपनी जरूरतें कम कर सकते हैं, है ना। आप अपनी जरूरतें, अपने रिसोर्सेस को बचाने के लिए अपनी जरूरतें रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कम कर सकते हैं। कुछ चीजों को आप रीयूज कर सकते हैं, दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। दैट इज रीयूज। रीपर्पस, पर्पस यानी कि जिस मकसद के लिए कोई चीज बनी है ना। मान लीजिए कोई बहुत सुंदर सी कांच की आपके पास कोई बर्तन है और वो टूट गया, तो आप उसको उसमें मिट्टी डालकर कुछ पौधे लगाकर एक गमले की तरह इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? रीपर्पस। और आखिरी क्या है? रिसाइकिल। आप सबको पता है पेपर रिसाइकिल हो जाता है ना। कुछ चीजें क्या हो जाती हैं? रिसाइकिल हो जाती हैं, यानी दोबारा इस्तेमाल आ जाती हैं। तो 5R क्या है? रिड्यूस, है ना। सबसे पहला आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको चीजें रिड्यूस करनी है, फिर रीयूज करना है, फिर रिसाइकिल करना है, रिफ्यूज करना है यानी चीजों को मना करना है, और क्या करना है? रीपर्पस करना है, यानी एक चीज जो खराब हो गई उसको किसी दूसरे तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, वेरी सिंपल, वेरी इजी। आगे चले, चलो। इसके बाद आपको पता है रिसोर्सेज दो तरीके की हो सकते हैं। कुछ रिसोर्सेज हैं जो एग्जॉस्ट हो जाती हैं, यानी खत्म हो जाती हैं। आपके पास लिमिटेड है और वो एग्जॉस्ट हो जाती हैं, यानी समय के साथ साथ क्या होती है? खत्म होती चली जाती है। जैसे आपका कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सब क्या है? ये एग्जॉस्टेबल है, यानी समय के साथ साथ क्या हो सकती हैं? कम होने लग सकती। दूसरी है आपकी इनएग्जॉस्टेबल। तो इनएग्जॉस्टेबल का मतलब क्या है कि अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है। एयर, है ना, वाटर पे भी आपका संकट मंडरा रहा है, एयर हम कह सकते हैं अनलिमिटेड है, राइट। तो इनएग्जॉस्टेबल में क्या आ गया? एयर आ गया। एयर जो है अनलिमिटेड है आपके पास, हवा जो वायु है दैट इज अनलिमिटेड। ठीक, चलिए फिर बात करेंगे कंजर्व करने की, वाटर की और फॉरेस्ट की। इस चैप्टर में बात हो रही है वाटर और फॉरेस्ट को कंजर्व करने की। तो फॉरेस्ट यानी जंगल, उनको कंजर्व करना, उनको बचाना क्यों जरूरी है?
आप सबको पता है फॉरेस्ट में क्या होंगे, बहुत ज्यादा प्लांट्स होते हैं, है ना। फॉरेस्ट मतलब जंगल, यानी वहां से बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण होगा और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मिलेगा। फिर जितने ज्यादा ट्रीज होंगे उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा, क्योंकि जो पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये भी चीज हो गई। फिर फॉरेस्ट से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे वुड हो गई, लकड़ी हो गई। इसीलिए फॉरेस्ट को बचाकर रखना जरूरी है। अब फॉरेस्ट को बचाकर रखने के लिए कुछ स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्टेक होल्डर्स कहने का मतलब है कि जो लोग, जिन लोगों पर आप डिपेंड कर सकते हैं कि वो फॉरेस्ट को बचा सके, वो जंगलों को बचा सके। पहली कौन सी है? पहले है लोकल पीपल, है ना। लोकल पीपल जो वहां पर रहते हैं वो पहले स्टेक होल्डर है ना, क्योंकि वो वहां पर रहते हैं, चीजों को इस्तेमाल करते हैं, तो वो उसको बचा सकते हैं। दूसरा स्टेक होल्डर है गवर्नमेंट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, यानी ऐसे अधिकारी जो काम करते हैं फॉरेस्ट को बचाने के लिए, जंगलों को बचाने के, है ना। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी वो जो आपके सरकारी अधिकारी हो गए। तीसरे आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, उद्योगपति हो गए, जिन उद्योगों में फॉरेस्ट की चीजें इस्तेमाल होती हैं, है ना। जो फॉरेस्ट की चीजें, जो टिम्बर इस्तेमाल करते हैं, जो लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, ठीक है, जो उद्योगपति हो गए, उन पर डिपेंड करते हैं। और चौथे कौन से हैं? चौथे वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट। एंथुजियास्ट का क्या मतलब है कि इनको शौक है, इनको प्यार है जानवरों से, पेड़ पौधों से, इसीलिए इनको क्या है, इनको शौक है चीजें कंजर्व करने का, चीजों को बचाकर रखने का, है ना। तो जो वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट है, जो कि पूरे नेचर को बचाकर रखना चाहते हैं, उन पे। तो ये 4 स्टेक होल्डर हैं जो आपको फॉरेस्ट के कंजर्वेशन में मदद कर सकते हैं। पहले कौन से? लोकल पीपल। दूसरे जो अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं। तीसरे इंडस्ट्रियलिस्ट यानी उद्योगपति। अब उद्योगपति अगर कहीं ना कहीं कोई ऑल्टरनेट चीजें, सोर्सेस निकालेंगे तो कहीं ना कहीं लकड़ियां, है ना, पेड़ कटने कम हो जाएंगे। चौथे कौन से हो गए? चौथे हो गए आपके वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट, यानी जिन लोगों को शौक होता है ना, जो लोग बहुत हित में काम करते हैं चीजों को बचाने के लिए। क्लियर है ये बात? गुड इवनिंग आसमा, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, कुछ चीजें हुई थी, है ना, कुछ आंदोलन हुए थे। एक तो चिपको आंदोलन, और उसके पहले अमृता बिश्नोई जो थी, है ना, अमृता देवी बिश्नोई जो थी, है ना, अमृता देवी बिश्नोई जो थी, है ना, इन्होंने क्या किया था? खेजरी जो पेड़ था, पेड़ कौन सा था? खेजरी पेड़ था जिसको वहां पे बहुत पूजा जाता था। खेजरी पेड़ का नाम था। विलेज का नाम क्या था? खेजराली गांव था, विलेज था, है ना। तो वहां पर जो पेड़ कटवाए जा रहे थे, तो बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, उस चीज का विरोध किया था, और उस वजह से उन्होंने जानें भी गंवाई थी, है ना। उन्हीं की याद में अमृता देवी बिश्नोई जो है, एक अवार्ड भी दिया जाता है उन लोगों के लिए जो क्या करते हैं, जो पूरे पर्यावरण के लिए अच्छा काम करते हैं, है ना, उनको ये अवार्ड भी दिया जाता है। इसी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड क्या हुआ था? चिपको आंदोलन, है ना। ये चिपको आंदोलन, इसमें आपको पता है सुंदरलाल बहुगुणा जी जो थे इसके लीडर थे। कलर चेंज कर रही हूं थोड़ा सा ताकि आपको क्लियरली दिखे, है ना। सुंदरलाल बहुगुणा जी जो थे इसके, वो लीडर थे, है ना, वो इसके लीडर थे। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने भी काफी ज्यादा काम किया था। चिपको आंदोलन हुआ कहाँ था? गढ़वाल में हुआ था, है ना, गढ़वाल में हुआ था। और यहाँ पर हुआ क्या था कि बहुत सारे लोग पेड़ से चिपक कर खड़े हो गए थे और उन्होंने विरोध किया था पेड़ काटने का। ठीक है, पेड़ काटने का विरोध उन्होंने किया था। तो ये क्या था? चिपको आंदोलन। ठीक है, तो 2 आपको चीजें याद रख रही है, अमृता देवी बिश्नोई और दूसरे कौन से हैं? सुंदरलाल बहुगुणा, जो चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे, जो इनसे एसोसिएटेड थे। ठीक, चलिए, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में ये चीजें आपको जाननी है। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा वाटर,
है ना, वाटर के बारे पॉइंट्स जानने हैं आपको। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि डैम्स जो होते हैं, जो पानी के लिए जो डैम बनाए जाते हैं, क्या उनके फायदे हैं और क्या उनके नुकसान हैं। डैम का फायदा क्या हो गया, है ना, डैम का फायदा ये हो गया कि बहुत अधिक पानी आपको मिल जाएगा, है ना, पानी बहुत अनलिमिटेड, बहुत सारा पानी मिल जाएगा। तो कैसा ऐसा कह सकते हैं कि जहां पे भी पानी की कमी है वहां पे डैम लगा दीजिए, है ना, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो सकती है, बिजली भी जनरेट हो सकती है। डैम के ये फायदे तो हुए, नुकसान क्या हो जाएगा डैम होने का। जहां पर भी ये डैम बनाया जाता है ना, वहां पर बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं ना। आपको देखिए इतनी बड़ी जगह आपको चाहिए, है ना, तो वहां पर आपको क्या है, वहां पर आपको बहुत सारे पेड़ काटने पड़ेंगे, डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, है ना, वहां पर पेड़ काटने पड़ेंगे, वहां से लोगों को हटाना पड़ेगा। तो डैम सिर्फ बना देना इतना इजी नहीं है, ठीक है। अगर उसके एडवांटेजेस हैं, अगर उसके कुछ एडवांटेजेस हैं तो साथ में उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, है ना, कुछ अगर फायदे हैं तो नुकसान भी हो सकते हैं। किसके, डैम के। किसके हैं ये, डैम के, ठीक है। तो नुकसान क्या क्या हो गया कि लोगों को आपको हटाना पड़ेगा वहां से, है ना, डिफॉरेस्टेशन यानी आपको पेड़ काटने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं आप वाटर के लिए रिसोर्स तो बना रहे हैं, है ना, वाटर के लिए आप एक बहुत स्रोत तो बना रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप क्या कर रहे हैं, वहां पर पेड़ काट रहे हैं। ठीक, क्लियर है ये बात, आगे चले। चलिए, ये क्या दिख रहा है आपको, वाटर पोल्यूशन पे ही यहाँ पर बात की गई है कि जो गंगा में इतना ज्यादा पोल्यूशन है, जो प्रदूषण है, उसी पर बात की गई है। ये एक बैक्टीरिया है जिसको हम कहते हैं कॉलीफॉर्म। ये एक बैक्टीरिया है जिसको हम क्या कहते हैं, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। कॉलीफॉर्म जीवाणु। और ये कॉलीफॉर्म जीवाणु पता है कहाँ होता है, आपके इंटेस्टाइन में होता है, यानी आपकी आंत में होता है। ओके, ये कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया आपके इंटेस्टाइन में है, यानी आपके आंत में है। और आपके इंटेस्टाइन यानी आपकी आंत में जो ये होता है, और अगर ये पानी में मिलता है, अगर ये पानी में मिलता है तो ये क्या दिखाता है कि वो पानी प्रदूषित है। उस वाटर में क्या है, उस वाटर में पोल्यूशन है, यानी वो पानी क्या है, वो पानी प्रदूषित है। ओके, सो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो है, ये बैक्टीरिया आपको दर्शा रहा है। तो जितना कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया पानी में मिलेगा किसी भी वाटर बॉडी में, मतलब वो पानी इतना ही ज्यादा प्रदूषित है, और इतने ही चांसेस हैं कि अगर उस पानी को कोई डायरेक्ट पी जाए तो उसको क्या हो सकती है, उसको जल जनित बीमारी हो सकती है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, वाटर बॉर्न डिजीज या जल जनित बीमारी। यूं कहें तो जल जनित बीमारी। जल जनित बीमारी जैसे टाइफॉइड, कोलेरा, जो प्रदूषित, जो गंदे जल से फैलती है, जो गंदे जल से फैलती है। ठीक है, सो दिस इज योर कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। और इसका प्रेजेंस, इसकी मात्रा पानी में होने का मतलब है कि वो जल क्या है, वो पानी क्या है, वो पानी प्रदूषित है। ठीक है, दैट वाटर इज पोल्यूटेड। ठीक है, फिर वाटर को बचाने के तरीके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पढ़ चुके हैं हम लोग कि जो बारिश का पानी होता है हम लोग उसको स्टोर कर लेते हैं, जिसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। तमिलनाडु में इसको बहुत अच्छे स्केल पे, अच्छे स्तर पे किया जाता है। ठीक है, अब एक और तरीका है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का, जो खादिन सिस्टम कहलाता है। खादिन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे क्या देखिए क्या होगा, यहाँ पे बारिश हुई, ठीक है, इस तरह से बारिश हुई, बारिश का पानी गिरा। अब ये बारिश का पानी नीचे नीचे आया, और ये क्या हुआ, ये मिट्टी के अंदर सोखता चला गया, सीप करता चला गया, है ना। जब ये मिट्टी के अंदर ये पानी सोखेगा, जैसे ही मिट्टी के अंदर ये पानी सोखेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पे ग्राउंड वाटर होता है ना। ग्राउंड वाटर का क्या मतलब है, जो जमीन के अंदर पानी पाया जाता है ना, धरती के अंदर जो पानी पाया जाता है, दैट इज ग्राउंड वाटर। उसको हम ग्राउंड वाटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे ये आएगा, ये अंदर क्या होगा, ग्राउंड वाटर का स्तर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एक बांध लगा दिया, यहाँ पर आपने क्या किया,
एक बांध लगा दिया, तो पानी आया पर ये पानी इस बांध को पार करके यहां नहीं जा पा रहा है ना। तो जैसे ये पानी आया, आपने बीच में ही ये वाला बांध लगा दिया। कहने का मतलब है कि ये पानी चूंकि आगे नहीं जा सकता, तो फायदा क्या हो रहा है? फायदा ये है कि ये नीचे नीचे एब्जॉर्ब हो जाएगा, अवशोषित हो जाएगा, जिस वजह से ग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब फायदा क्या है इसका? अल्टीमेटली ये ग्राउंड वाटर जो है, ये जो भूजल, ग्राउंड वाटर को हिंदी में कहते हैं भूजल या भौमजल, है ना। इसको हम एक सेकेंड, इसको हम, अरे ये क्या हो गया, एक सेकेंड, ग्राउंड वाटर को हम क्या नाम देते हैं? हम इसको नाम देते हैं भौमजल। भौमजल, ये जो भौमजल है, यानी ये जो आपका भौमजल है, ये क्या करेगा? धीरे धीरे यही भौमजल जो है आपके कुओं में जाता है ना, कुओं में जाता है। तो भौमजल की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी, आपका बोरिंग का पानी हो गया, आपके कुएं का पानी हो गया, ये सब एक तरीके से क्या होंगे? रिचार्ज हो जाएंगे। ये सब एक तरीके से आपके रिचार्ज हो जाएंगे। तो ये फायदा है इसका, है ना, खादिन बांध लगाने का ये फायदा है। ग्राउंड वाटर, क्या हमने इसको ऊपर क्यों नहीं किया? हमने ऐसा क्यों नहीं किया कि इसको हटा दिया और सीधे पानी इधर आ रहा है? ठीक है, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज, यानी अगर ग्राउंड वाटर बढ़ेगा, ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ाने का फायदा क्या होगा? तो फायदा ये है कि जो पानी ऊपर रहता है वो तो इवेपोरेट कर सकता है ना, उसका तो जल वाष्प में वो बदल जाएगा, वो पानी जो होगा वो वाटर वेपर में बदल जाएगा, जल वाष्प में बदल जाएगा, लेकिन ग्राउंड वाटर इवेपोरेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, ये बहुत बड़ा फायदा है कि आप ग्राउंड वाटर को क्या कर रहे हैं? आप ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर रहे हैं। ठीक है, ग्राउंड वाटर का स्तर बढ़ा रहे हैं और ये एक तरह से स्टोरेज का काम कर रहा है। क्लियर है ये बात? चलिए, इतनी सी ही बात है जो आपको इस चैप्टर में जाननी जरूरी है। ओके, यही चीजें हैं जो आपको यहाँ पर जानना है और इसके साथ आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। बहुत सारी चीजें इसमें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, इसीलिए वही पॉइंट्स आपको करा रही हूँ जो पॉइंट्स थोड़े न्यू थे, जो हमने नहीं कवर किए थे, क्योंकि एनसीईआरटी के बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं वो ओवरलैपिंग हो सकते हैं। तो बायोलॉजी आपकी 10th तक की एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, ये लास्ट चैप्टर था। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अभी क्लास एंड नहीं हो रही, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना। कुछ क्वेश्चंस है जो आपके लिए मैं लेके आई हूँ। अभी हम लोग लास्ट तक क्वेश्चंस करेंगे। 1-2 दिन का गैप के बाद वापस से हमारा ये सीरीज शुरू होगा, जहां पे हम फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस के लिए रेडी हैं सारे लोग? सारे लोग क्वेश्चंस के लिए रेडी हैं? तो नोटबुक लेकर बैठें और क्वेश्चंस अपना सॉल्व करते जाएं। अभी मैं क्वेश्चंस स्टार्ट करने वाली हूँ, जल्दी से नोटबुक लेकर स्टार्ट हो जाइए। क्वेश्चंस मैं अब स्टार्ट करने वाली हूँ। सारे क्वेश्चंस आपके पीसीएस और यूपीएससी के हैं, है ना। स्टेट अलग अलग स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं। सब लोग रेडी हैं? तो जल्दी से कॉपी और पेन लेके स्टार्ट हो जाइए और क्वेश्चंस आंसर करने शुरू कर दीजिए। चलिए, ये क्वेश्चन क्या है? असर्शन रीजन क्वेश्चन है ना। असर्शन रीजन क्वेश्चन क्या होता है कि आपको कथन दे दिया गया है और फिर आपको बताया गया है कि बताइए, एक कथन है और एक उसका कारण है, और आपको इनमें से बताना है कौन सी बात सही है। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा साइड हट रही हूं ताकि आप आराम से सवाल पढ़ पाएं, गुड इवनिंग अनंत, वेरी गुड इवनिंग डियर। चलिए, ह्यूमन बॉडी synthesizes all vitamins required by it. Vitamins are essential for proper growth of the body. Yes, सबका आंसर आना शुरू हो गया है। अब देखते हैं assertion क्या कह रहा है आपको, यानी पहला जो कथन है वो क्या कह रहा है? ये कह रहा है ह्यूमन बॉडी synthesizes all vitamins required by it. क्या मानव शरीर सारे विटामिन को बना सकता है? बिल्कुल भी नहीं, है ना। मानव शरीर सारे विटामिन को नहीं बना सकता, यानी ये बात तो गलत हो गई, है ना। ये बात तो गलत हो गई, सारे विटामिन को नहीं बना सकता। विटामिन डी तो आपकी बॉडी में बनता है ना। विटामिन डी तो आपकी बॉडी में बनता है, आपको पता है, धूप से बनता है। विटामिन के आपके इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया बनाते हैं। ठीक है, विटामिन के जो है वो कौन बनाता है? आपके इंटेस्टाइन का बैक्टीरिया बनाता है। ठीक है, कुछ विटामिन होते हैं जो आपकी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है, बना सकती। सारे विटामिन आपकी बॉडी नहीं बना सकती। ठीक है, तो ये तो बात गलत हो गई। विटामिन आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ये बात सही है।
ये विटामिन जो है शरीर के विकास के लिए आवश्यक है। यानी A इज फॉल्स एंड R इज ट्रू। A गलत है और R सही है। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया ये? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत सारे लोग बी लिख रहे थे, है ना, संगीता ने लिखा था बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सारे विटामिन बॉडी में नहीं बन सकते, इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, बॉट्यूलिज्म क्या है? बॉट्यूलिज्म क्या है? यूपीपीसीएस इस साल 2021 का सवाल है। ठीक है, देखिए इसको ध्यान से। बॉट्यूलिज्म क्या है? बॉट्यूलिज्म क्या है? चलिए गेस करिए, जल्दी से गेस करेंगे क्वेश्चन को गेस करेंगे जल्दी से। फूड बॉर्न इन्फेक्शन, इंटॉक्सिकेशन, वाटर बॉर्न इन्फेक्शन या वाटर बॉर्न इंटॉक्सिकेशन? चलिए बताइए। यूपीपीसीएस 2021 का ये सवाल है। बॉट्यूलिज्म क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूं। ठीक है, यस रोशनी, वेरी गुड रोशनी गौर, आपका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए बॉट्यूलिज्म होता क्या है ना, एक बैक्टीरिया के वजह से होता है, एक जीवाणु के वजह से होता है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम। बॉट्यूलिनम एक बैक्टीरिया होता है, एक जीवाणु होता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया का नाम है यानी जीवाणु का नाम है क्लोस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम। ठीक है, ये बैक्टीरिया यानी जीवाणु करता क्या है? एक टॉक्सिन बनाता है। टॉक्सिन का मतलब क्या है? टॉक्सिन का मतलब क्या है? एक विष बनाता है, एक टॉक्सिन बनाता है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है बॉट्यूलिनम टॉक्सिन। टॉक्सिन शब्द का मतलब है विष बनाता है। अब ये विष कहां कहां पर हो सकता है? ठीक है, कुछ खानों में हो सकता है, कुछ फूड में हो सकता है जो बहुत अजीबोगरीब तरह से पैक किए गए हैं। ठीक है, जो किसी सही तरीके से पैक नहीं किए गए हैं, स्पेशली जो आपके कैन फूड आते हैं ना, जो बिल्कुल डब्बे में बंद खाने आते हैं, कभी कभार अगर उसमें कुछ बैक्टीरिया हो, ये वाला बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम, तो ये एक विष बना देता है जिसको हम कहते हैं बॉट्यूलिनम टॉक्सिन। और इस टॉक्सिन के वजह से इंटॉक्सिकेशन होता है। इंटॉक्सिकेशन का मतलब क्या है कि आपके शरीर में कोई टॉक्सिन आ गया या आपके शरीर में कोई विष आ गया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये जो बैक्टीरिया है ये एक टॉक्सिन बनाता है, और ये टॉक्सिन कहां पर मौजूद होता है? किसी खाने में होता है यानी फूड में मौजूद होता है। ठीक, अब इसका काम थोड़ा सा मेडिकल साइंस में और भी है। आप लोगों ने बोटॉक्स सुना होगा, बोटॉक्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं एजिंग को छुपाने के लिए, है ना, एजिंग को छुपाने के लिए जो एक्ट्रेसेस होती हैं वो लेती हैं, है ना। तो जो वो बोटॉक्स के इंजेक्शन बनते हैं ना, वो भी इसी टॉक्सिन से बनते हैं, है ना। बोटॉक्स के जो इंजेक्शंस बनते हैं वो भी इसी से बनते हैं। ऑफ कोर्स इसमें थोड़ा सा चेंज किया जाता है, पर जो बोटॉक्स के टॉक्सिन होते हैं वो इसी से बनते हैं। बॉट्यूलिज्म में होता क्या है? बॉट्यूलिज्म में पेट खराब हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। सबसे भयानक तरीके की फूड पॉइजनिंग हो सकती है, और इससे मौत भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। ठीक है, ये बहुत खतरनाक तरीके का फूड पॉइजनिंग है। इससे जो फूड पॉइजनिंग होता है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो ये है क्या? सबसे खतरनाक। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिखती हूं, मोस्ट सिवियर फूड पॉइजनिंग, मोस्ट सिवियर फूड पॉइजनिंग, सबसे खतरनाक जो फूड पॉइजनिंग है, सबसे खतरनाक जो फूड पॉइजनिंग है ना, वो है ये बॉट्यूलिज्म। ठीक है, वो है बॉट्यूलिज्म। बैक्टीरिया कौन सा है? क्लोस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम। ठीक, क्लियर हो गया? आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए ये आप लोगों को पता होगा, ये पता होगा, ये भी यूपीपीसीएस का सवाल है। ऑफ कोर्स इस ईयर का नहीं है, लेकिन सवाल आया हुआ है पिछले साल यूपीपीसीएस का। पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सी बीमारी होती है? कौन सी बीमारी होती है? बेरी बेरी गॉइटर,
रतौंधी या वर्णांधता? जल्दी से बताइए, बहुत जल्दी से बताइए, फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए जल्दी जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर होगा? यस, बहुत बढ़िया। देखिए, पॉलिश्ड राइस जो होता है ना, पॉलिश्ड राइस का मतलब है जो आप चावल खाते हैं, है ना, जो आप चावल खाते हैं। ब्राउन राइस क्या होता है? अनपॉलिश्ड राइस। और व्हाइट राइस जो आप खाते हैं वो पॉलिश्ड राइस होता है। ठीक है, जो चावल चमकाने की प्रक्रिया होती है, यानी ब्राउन राइस जब आप व्हाइट राइस में बदलते हैं, है ना, जो चावल चमकाने की प्रक्रिया है उससे क्या होता है? विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। तो जो पॉलिशिंग ऑफ राइस है ना, पॉलिशिंग ऑफ राइस जो है, पॉलिशिंग ऑफ राइस से क्या होता है? विटामिन B1 नष्ट होता है। ठीक है, और जब ये विटामिन B1 नष्ट होगा तो क्या होगा? विटामिन B1 नष्ट हो जाएगा तो आपके शरीर में विटामिन B1 की कमी हो जाएगी, और शरीर के अंदर विटामिन B1 की कमी को हम क्या कहते हैं? विटामिन B1 की कमी से जो बीमारी होती है उसको हम कहते हैं बेरी बेरी। ठीक है, तो विटामिन B1 की कमी से जो बीमारी होती है उसको हम क्या कहते हैं? बेरी बेरी कहते हैं। विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम, रासायनिक नाम क्या है? थायामीन। ठीक है, तो चावल चमकाने की जो प्रक्रिया है उससे विटामिन B1 नष्ट हो जाता है, और B1 की कमी से जो बीमारी होती है उसको हम क्या कहते हैं? बेरी बेरी। ठीक है, बेरी बेरी कहते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, गॉइटर कब किसकी वजह से होता है? आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी गॉइटर है। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होती है? नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होती है? ये बताइए। नाइट ब्लाइंडनेस होती है विटामिन ए की कमी से। कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता क्या है? एक जेनेटिक डिजीज है, ये किसी विटामिन से नहीं होती, ये एक जेनेटिक डिजीज है, यानी आनुवांशिक रोग है। फिर से इस साल का यूपीपीसीएस का सवाल, नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, नाइट्रोजन इज नॉट एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट, सॉरी, है ना, नाइट्रोजन इज नॉट एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, नाइट्रोजन किसका आवश्यक घटक नहीं है? वेरी गुड, द आंसर इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में सिर्फ 3 चीजें होती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। किस रेशियो में, किस अनुपात में? 1:2:1। यहां पर नाइट्रोजन नहीं होता, है ना, यहां पर नाइट्रोजन नहीं होता। ठीक है, बाकी सबको नाइट्रोजन की आवश्यकता है, बाकी सबको नाइट्रोजन की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाओ। इनमें से कौन सा बायोलॉजिकल फिक्सेशन के साथ नहीं संबंधित है? इज एसोसिएटेड, सॉरी मैं उल्टा क्यों पढ़ रही हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन? जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से इनमें से कौन सा संबंधित है? चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे, क्या आंसर होगा? वेरी गुड। देखिए, मैंने आपको पहले भी बता रखा है नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे, यानी क्या है इसमें कि आपके वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन मौजूद है, बट ये नाइट्रोजन ना तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ना तो पौधे इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो होता क्या है, होता क्या है, होता ये है कि कुछ कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो पौधे की जड़ों में पाए जाते हैं, स्पेशली जो लेग्यूमिनस प्लांट है, यानी कि जो दालें हैं, उनकी जड़ों में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, या कुछ बैक्टीरिया सॉइल या मिट्टी में भी पाए जाते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो वायुमंडल का नाइट्रोजन है उसको बदल देते हैं ऐसे कंपाउंड्स में, ऐसे यौगिक में जो पौधे इस्तेमाल कर पाए। कौन से कंपाउंड है वो? नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया। नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया
कुछ ऐसे घटक हैं जो क्या होते हैं, जो प्लांट्स के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यानी वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको बदल देना नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया में, ये कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये एक खास तरह के बैक्टीरिया करते हैं जिनका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। अब देखिए ये तीनों जो हैं ये एल्गी हैं, ठीक है, एल्गी हैं। और एल्गी किस में आते हैं, प्लांट्स में आते हैं। एल्गी किस में आते हैं, एल्गी पादप में आते हैं, यानी प्लांट्स में आते हैं। इसके नाम में एल्गी है, लेकिन क्या है ये, इसके नाम में तो एल्गी है लेकिन ये प्लांट नहीं है, ये एक तरीके का बैक्टीरिया है जिसको हम नाम देते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो एक तरीके का जीवाणु है। इसीलिए कभी भी इसके नाम को देख के कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गी है, बिल्कुल भी नहीं है। भले इसके नाम में एल्गी है ना, भले इसके नाम में एल्गी है, लेकिन ये क्या है, ये एल्गी नहीं है, ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, हरे नीले शैवाल। ठीक, चलिए छठे पे चलिए। इनमें से कौन सा पेयर, कौन सा जो युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है। चलिए कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है, चलिए फटाफट से आंसर करिए 6 क्वेश्चन को। क्या आंसर होगा? आपको मैंने बताया था कॉड लिवर ऑयल जो है, जो कॉड लिवर ऑयल है, वो कॉड लिवर ऑयल किसका अच्छा सोर्स माना जाता है, विटामिन ए, डी, ई का। इसीलिए ये गलत है। B2 के सोर्सेज, B2 के स्रोत क्या होते हैं, है ना, B2 के स्रोत क्या होते हैं, दूध और दूध के उत्पाद, है ना, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। बाकी सब सही है। B6 जो है वो चावल की भूसी में होता है। विटामिन ई व्हीट जर्म ऑयल में होता है। विटामिन ई जितने भी तरह के ऑयल है ना सब में होता है। विटामिन के किस में होता है, अल्फा अल्फा, एक तरीके का स्प्राउट है, वो प्लांट है अल्फा अल्फा जिसमें विटामिन के पाया जाता है। ठीक है, तो सही सुमेलित ये नहीं है। विटामिन B2 के सोर्सेस क्या हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। ठीक, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। फिर से असर्शन रीजन आ गया है ना, लेकिन मिलता जुलता है। चलिए मिलता जुलता है पर 2 बार अलग अलग साल में पूछा गया था PCS में, इसीलिए इसको लिखा हुआ है मैंने। मोस्ट ऑफ द विटामिन आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी, ये बात ठीक है ना, अधिकतर विटामिन आपके शरीर में नहीं बनते, ये बात ठीक है। दूसरी चीज को देखिए, ह्यूमन ऑर्गन्स सिंथेसाइज ओनली एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज, जो मानव शरीर है वो सिर्फ सूक्ष्म पोषक तत्व का ही संश्लेषण करते हैं, ऐसा तो नहीं। क्या ऐसा है कि सिर्फ एसेंशियल ही बनाते हैं? नहीं, कुछ एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी बॉडी में नहीं बनते। ठीक है, तो ये चीज गलत है, ये चीज गलत है ना, यानी A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। ठीक है, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी बनाती है, ये बात सही नहीं है। हर एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी नहीं बनाती, कुछ चीजें आपको बाहर अपने डाइट से भी लेनी होती है। इसीलिए पहला कथन सही है, ये बात गलत है। ठीक है, सो A इज ट्रू एंड R इज फॉल्स। ठीक, क्लियर है? नेक्स्ट पे चलिए बर्ड फ्लू के लिए इनमें से कौन सा जिम्मेदार है? बर्ड फ्लू के लिए इनमें कौन सा जिम्मेदार है? बर्ड फ्लू के लिए इसमें से कौन सा वायरस जिम्मेदार है? यस, बिल्कुल सही, H5N1। H5N1 बर्ड फ्लू के लिए जिम्मेदार है। H1N1 किसके लिए जिम्मेदार है? स्वाइन फ्लू के लिए, है ना, स्वाइन फ्लू के लिए। ठीक है, जो पिग से फैल रही है। जीका वायरस से क्या होता है, आप सबको पता है। जीका वायरस प्रेगनेंसी में खतरनाक है, नहीं पता तो जान लीजिए। जो जीका वायरस है वो प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के लिए बहुत खतरनाक है। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना था यूपी में बहुत आउटब्रेक हुआ था, कानपुर में। तो जीका वायरस ज्यादा खतरनाक गर्भवती महिलाओं के लिए है। ठीक है, क्यों? क्योंकि गर्भवती महिलाओं को अगर जीका वायरस का संक्रमण हो जाता है
तो जो उनके बच्चे होते हैं ना, उनका सिर बहुत छोटा पैदा होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोसिफेली। माइक्रोसिफेली। माइक्रो शब्द का मतलब क्या होता है? छोटा। सिफेली शब्द का मतलब क्या होता है? सिर। तो अगर प्रेगनेंसी में किसी को जीका वायरस का संक्रमण लग जाए तो उस महिला के जो बच्चे पैदा हो सकते हैं, क्या हो सकता है? ये हो सकता है उनका सर बहुत छोटा हो जाए। रेट्रोवायरस, एचआईवी एक रेट्रोवायरस है ना? एचआईवी जो है वो क्या है? एक रेट्रोवायरस है। ठीक, क्लियर हो गया? नेक्स्ट पे आ जाइए। एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन इनमें से आपके किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है? एफ्लाटॉक्सिन इनमें से किस ऑर्गन यानी किस अंग को प्रभावित करता है? जल्दी से बताइए। एफ्लाटॉक्सिन। जल्दी से बताएंगे एफ्लाटॉक्सिन के बारे में। यस, वेरी गुड। द आंसर इज लिवर। लिवर एक फंगस होता है, दो फंगस होते हैं। ये दो फंगस हैं, ये दो कवक हैं, ठीक है। और ये दो फंगस यानी कि ये दो कवक क्या करते हैं? ये दोनों फंगस का नाम है, कवक का नाम है। ये दोनों एक प्रकार का टॉक्सिन बनाते हैं, विष बनाते हैं, जिसका नाम क्या है? एफ्लाटॉक्सिन। ये एफ्लाटॉक्सिन आपके लिवर को प्रभावित करता है, आपके लिवर को प्रभावित करता है। और यहां से आपको क्या हो सकता है? इसके वजह से आपको लिवर का कैंसर हो सकता है, यकृत का कैंसर हो सकता है। लिवर का कैंसर हो सकता है यानी यकृत का कैंसर हो सकता है। ठीक है, चले आगे। पिग्स को हटा देने से, सुअरों को हटा देने से आप कौन सी बीमारी से निजात पा सकते हैं? सुअरों को हटा देने से आप कौन सी बीमारी से निजात पा सकते हैं? यस, इट इज जापानीज एंसीफिलाइटिस, है ना। जापानीज एंसीफिलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो होती किसके वजह से है? होती किसके वजह से है? इसका पैथोजेन कौन है? इसका पैथोजेन कौन है? रोगजनक कौन है? इसका रोगजनक वही वायरस है जो डेंगू करता है, यानी फ्लैवी वायरस। फ्लैवी वायरस इसका रोगजनक है, रोगजनक है। और इसका वेक्टर कौन है? इसका रोगवाहक कौन है? तो इसका रोगवाहक है क्यूलेक्स मच्छर। इसका रोगवाहक क्या है? क्यूलेक्स मस्कीटो। क्यूलेक्स मच्छर इसका रोगवाहक है। ठीक है, पिग्स में भी होता है ये, पिग्स यानी सुअरों में होता है, और सुअर से इंसान में आ सकता है, सुअर से इंसान में आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे वायरस को हम क्या कहते हैं? जूओनोटिक वायरस। जूओनोटिक वायरस। जू का मतलब एनिमल, है ना, जहां एनिमल रहते हैं उसी को जू कहते हैं ना। तो जूओनोटिक वायरस कौन से वायरस हैं? तो जूओनोटिक वायरस वो वायरस हैं जो जानवरों से इंसान में आ सकते हैं। ठीक है, जो जानवरों से इंसान में आ सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं? जूओनोटिक वायरस के नाम से जानते हैं। ठीक है, और एक तरीके का जूओनोटिक वायरस है आपका फ्लैवी वायरस, है ना, यानी जो पिग्स में है, पिग से ह्यूमंस में आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चले। ओरल पोलियो वैक्सीन का नाम बताइए। बहुत इजी आसान क्वेश्चन, लेकिन आपके पीसीएस में पूछा जाता है। ओरल पोलियो वैक्सीन का नाम बताइए जल्दी से। ओरल पोलियो वैक्सीन, दो बूंद जिंदगी के, दो बूंद जिंदगी के, जो आप पढ़ते हैं, जो आप सुनते आए हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन का नाम बताइए। संध्या, ब्लंडर कर रहे हो बेटा आप। बीसीजी वैक्सीन टीबी के लिए होता है, ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए होता है, क्षय रोग के लिए होता है।
पोलियो के लिए सबसे पहली वैक्सीन सॉल्क ने बनाई। ठीक है, सॉल्क ने सबसे पहली पोलियो वैक्सीन बनाई, इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ पोलियो वैक्सीन। फादर ऑफ पोलियो वैक्सीन, क्योंकि सबसे पहली पोलियो वैक्सीन इन्होंने ही बनाई। लेकिन 2 बूंद जिंदगी वाली वैक्सीन है ना, ओरल यानी जो मौखिक आपको दी जाती है, वो थी सेबाइन के द्वारा। वो थी किसके द्वारा? सेबाइन के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहली पोलियो वैक्सीन जॉनस सॉल्क ने बनाई, इसीलिए इन्हें पोलियो टीकाकरण के जनक के नाम से जाना जाता है। इनको आप जानते हो पोलियो टीकाकरण, पोलियो टीकाकरण का जनक, पोलियो टीकाकरण के जनक के नाम से आप इन्हें जानते हो। लेकिन मौखिक जो था वो सेबाइन ने बनाया। बीसीजी वैक्सीन टीबी के लिए दी जाती है ना, पैदा होते ही सबसे पहली वैक्सीन जो हमें दी जाती है वो बीसीजी वैक्सीन है। टीएबी वैक्सीन किसके लिए है? टाइफॉइड के लिए है। टाइफॉइड, ए एंड बी इसका फुल फॉर्म है। टीएबी वैक्सीन किसके लिए है? टाइफॉइड के लिए। ठीक है, क्लियर है ये चीजें? जो पॉइंट्स आपको नहीं पता है उनको सारे स्टूडेंट्स नोट करते रहेंगे। ठीक है, जो चीजें आपको नहीं पता है उसको नोट करते रहेंगे। चलिए सवाल देखिए, टैटू बनाने से इनमें से कौन सी बीमारी है जो जो फैल सकती है? टैटू बनाने से इनमें से कौन सी बीमारी है जो फैल सकती है? चलिए बताइए। ओके, कौन सी बीमारी है? यहां से कोड चूज करना है, ओमी धाकर डियर, यहां से चूज करना है कोड। कौन सी बीमारी है जो टैटू बनाने से फैल सकती है? हेपेटाइटिस और एचआईवी, है ना, हेपेटाइटिस और एचआईवी फैल सकती है टैटू बनाने से, क्योंकि जब आप टैटू बनवाते हैं तो वो सुई आपके ब्लड को कांटेक्ट करती है। अगर वही सुई किसी दूसरे के शरीर पर इस्तेमाल हो तो बीमारी फैल सकती है। चिकनगुनिया जो बीमारी है वो चिकनगुनिया बीमारी किससे फैलती है? एडीज नाम के मच्छर से फैलती है। एडीज मस्कीटो से फैलती है, यानी एडीज मच्छर से फैलती है। ठीक है, तो चिकनगुनिया जो है वो एडीज मच्छर से फैलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सा आपके हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के काम आता है? सोडियम, सल्फर, पोटेशियम या आयरन? सोडियम, सल्फर, पोटेशियम या आयरन? जल्दी से बताएंगे। जल्दी जल्दी से बताएंगे कौन सा है जो आपके हृदय की गति को क्या करता है? नियंत्रित करता है। चलिए बताइए। द आंसर इज पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम बहुत जरूरी है आपके हृदय की धड़कन के लिए, आपके मसल्स के लिए, आपके नर्व्स के लिए बहुत जरूरी है। आयरन क्यों चाहिए आपको? आयरन आपको चाहिए हीमोग्लोबिन के बनने के लिए। आयरन की जरूरत क्या है? हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए आयरन की जरूरत है ना, हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए। सोडियम क्यों जरूरी होता है आपके शरीर में? सोडियम इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि सोडियम आपके शरीर में वाटर का बैलेंस करता है। आपके शरीर में पानी का संतुलन जो है, वाटर का बैलेंस बनाकर रखने के काम आता है सोडियम। ठीक है, सल्फर क्या करता है? तो सल्फर इंपॉर्टेंट है आपके बहुत सारे सेल्स को रिपेयर करने के लिए, यानी ठीक करने के लिए, है ना। बहुत सारे सेल्स, बहुत सारी कोशिकाओं को रिपेयर करने के लिए, ठीक करने के लिए कौन जिम्मेदार है? सल्फर जिम्मेदार है। और सल्फर कुछ अमीनो एसिड्स में भी होता है, कुछ अमीनो अम्ल में भी होता है। ठीक है, तो ये कुछ मिनरल्स हैं जो आपके लिए जरूरी हैं, और आपके दिल की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए। कोलेस्ट्रॉल क्या है? चलिए नेक्स्ट देखिए, कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल आप किसको कहते हैं? ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बताइए। क्या होगा?
कोलेस्ट्रॉल एक तरीके का क्या है, बहुत सही, एक तरीके का फैट है यानी कि अम्ल है, ठीक है, अम्ल सॉरी कह रही हूं, एक तरीके का फैट है यानी कि वसा है। और ये कहां पर बनता है, तो कोलेस्ट्रॉल आपके लिवर में बनता है। हमेशा ध्यान रखेंगे, कोलेस्ट्रॉल एक तरीके का फैट है और ये बनता कहां है, आपके लिवर में बनता है, आपके यकृत में बनता है, ठीक है, आपके लिवर में भी बनता है और आपको बाहर से भी जरूरी होता है। कोलेस्ट्रॉल हमेशा बुरा नहीं होता, कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। कोलेस्ट्रॉल की जरूरत है आपको आपकी बॉडी के कुछ हार्मोन्स वगैरह बनाने के लिए, तो हमेशा कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का एक्सेस होना, जरूरत से ज्यादा होना, वो आपके लिए बुरा है। और कोलेस्ट्रॉल कहां पर बनता है, आपके लिवर में बनता है, यकृत में बनता है। कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, तो हमेशा आपके शरीर में 200 mg पर डेसीलीटर, है ना, इससे कम होना चाहिए। नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में 200 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखेंगे। कोलेस्ट्रॉल इससे ज्यादा होना आपके लिए खतरनाक है। तो कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए, 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए, ठीक है। अगर इससे ज्यादा होता है तो आपके लिए खतरनाक है। इसकी यूनिट भी ध्यान रखेंगे, है ना, क्योंकि ब्लड शुगर की यूनिट पूछ दी गई थी यूपीपीसीएस में कि ब्लड शुगर की यूनिट क्या है, इकाई क्या है, तो उसको भी आप मिलीग्राम पर डेसीलीटर में नापते हैं, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल को भी आप इसी में नापेंगे, 200 mg पर डेसीलीटर, ये मैक्सिमम होना चाहिए, इससे कम ही आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, ठीक है। तो 6 to 10 अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्लियर है ये बात। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मदद मिली होगी इस सीरीज से। अभी तक बायोलॉजी अगर आप सबको नहीं आती होगी तो अच्छे से आ गई होगी। अब सेम उम्मीद करूंगी कि फिजिक्स केमिस्ट्री भी हम इसी शिद्दत से और इसी तरीके से पढ़ें, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।